जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जहां रेत के कण भी इतिहास की गाथा सुनाते हैं, वो धरती है राजस्थान की, अलबेले राजस्थान की। राजस्थान की परंपरा, संस्कृति, संस्कार सभी जो हैं, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो हम देखते हैं कितना कुछ है हमारे यहाँ। और संस्कृति की बात जब चलती है तो यूँ कहते हैं कि जो पंख होते हैं ना, वो संस्कृति की तरह हैं और हम पक्षियों की तरह। हम तभी अच्छे से उड़ सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, जब हम संस्कृति को ना भूलें। बिल्कुल, और संस्कृति उन जड़ों की तरह है जहां हम अगर उससे जुड़े रहते हैं तो हम पेड़ के तने की तरह मजबूती से खड़े रहते हैं और तभी हम फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और यही खूबसूरत बातें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं और हम ऐसे मुलाकात करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, प्रेरणा देती है। तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज मेरे साथ जो को होस्ट है वो है अनिशा सिंह और मेरे साथ हैं तरुण व्यास। तो फिर से कहते हैं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करवा दें। बिल्कुल, आज हमारे साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष पंत जी। और आप खेलों से जुड़े हैं, आप विचारों से जुड़े हैं, आप रचनात्मकता से जुड़े हैं। और जब हम सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ आप प्रेसिडेंट हैं और नेशनल प्रेसिडेंट होते हुए बहुत अच्छे से 18 देशों तक ये जो सॉफ्ट हॉकी पहुँच चुकी, उसकी बहुत सी बातें होगी। लेकिन एक एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हम कहें स्वच्छता की बात करें, चाहे इनोवेशन की बात करें, प्लास्टिक मुक्त की भारत की बात करें, सब जगह एक नाम आता है, डॉक्टर आशुतोष पंत। सर बहुत बहुत स्वागत अलबेलो राजस्थान के मंच पर। धन्यवाद, आभार। कैसा लग रहा है सर आपको आज हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आकर और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर? राजस्थान में बारिश हो रही है जी, और बारिश की जो बूंदें पड़ती है तो मिट्टी से खुशबू आती है। वैसे ही संस्कृति की खुशबू मुझे इस स्टूडियो में आ रही है आपकी बातों के बीच में जी। और मुझे खुशी है यहाँ पे आके। और कहते हैं भारत मारो देश, फूथरो वेश के धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती। तो फिर बढ़िया है, राजस्थान की इस मरुभूमि में आपके बीच में बैठ करके भारत की संस्कृति की बातचीत करने में बहुत आनंद है। जय जय राजस्थान जी। आप संस्कृति के समन्वयक रहे हैं और कई वर्षों तक आपने सेवाएं दी हैं और यूँ कहें कि ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसको देखकर सुनकर आज पता चलता है अच्छा ऐसा भी। जब हम स्किल की बात करते हैं तो उसके लिए आपने उस वक्त दौर में जगाया कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, फिर हुई। ऐसी कई बातें हैं जो आज जानेंगे। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, सॉफ्ट बात से, सॉफ्ट हॉकी जी। तो ये सॉफ्ट हॉकी क्या जो परंपरागत हॉकी है उससे कितनी अलग है, क्या बात है इसमें? भारत ने शुरू से ही खेलों के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किए। विशेष रूप से हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसमें तो चाहे मेजर ध्यानचंद का नाम आता हो, बहुत विश्व के अंदर अपना परचम लहराया था। और उसके साथ साथ में भारत में हॉकी का बहुत बड़ा टैलेंट है, एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है उस जगह पर। तो ये ध्यान में आता है कि वापस से घर घर में, गांव गांव में, कस्बों कस्बों में हॉकी खेली जाने लगे। तो ये भारत की एक परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है। उत्तराखंड से पहाड़ी हिमाचल के गांवों के अंदर भी लोग लकड़ी ले ले करके छोटी छोटी गेंद बना करके उससे खेला करते थे। भारत का जो मेन शक्ति है वो छोटे छोटे पास देने में है उस जगह पे। और उसको वापस जागृत करना, बहुत अच्छे खेल हो रहे हैं सभी जगह पे, खेलों में भारत आगे बढ़ रहा है। बस अपना तो ये उद्देश्य है कि खेलों के अम्ब्रेला को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, टैलेंट पूल को और बड़ा किया जाए जी। और इसके लिए हॉकी से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां, जो लिमिटेशन और मर्यादाएं रही हैं, उन मर्यादाओं को दूर करने का कोशिश किया ताकि छोटे कस्बों में भी पहुंच सके। इसलिए हॉकी के ग्राउंड को थोड़ा छोटा करके सॉफ्ट हॉकी में, और जस्ट आधा जो प्ले ग्राउंड है उसको कर दिया गया। सॉफ्ट हॉकी ने ये परिवर्तन किया कि जो हार्ड बॉल थी जी, कई बार कई लोग हार्ड बॉल की वजह से दूर हो जाते थे, तो फिर वो भी नहीं रहेंगे क्योंकि सॉफ्ट कर दिए गए, रबड़ की एक बॉल कर दिए गए। और तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ग्राउंड छोटा हो गया तो खिलाड़ियों की संख्या भी आधी रह गई, यानी 6 खिलाड़ी एक बार फील्ड में खेलते हैं। टोटल टीम में 12 है लेकिन 6 ही एक बार फील्ड में खेलेंगे। तो फिर इसलिए फटाफट गोल होते हैं और एक मनोरंजक
वातावरण भी बनता है और छोटे छोटे पास के माध्यम से ही खेल खेल सकते हैं। हॉकी बड़ी उठानी नहीं, कमर से ऊपर जानी नहीं, तो फिर चोट के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से इसको ये आकर्षक बना और पिछले 3 वर्षों की में आज ये चौथा साल है जिसमें ये 18 देशों तक पहुंच गया है और हमारा प्रयास है कि ये वापस एक पुनरुत्थान हो सके और टैलेंट पूल को निकालें और शायद वो राष्ट्रीय खेल में भी, हॉकी में भी जा सके यहाँ से निकल के लोग। जी। और अनीशा जी, मैंने तो यही देखा है बचपन से कि हम पहले एक लकड़ी ढूंढा करते थे कि जिसके आगे से ऐसा कर्व सा हो और फिर उसको कहीं जाकर खेलते थे कि हॉकी, क्योंकि बचपने में नहीं देखी थी तो वो ऐसी स्टिक से खेला करते थे, पर क्योंकि राष्ट्रीय खेल है तो वहाँ सबके अंदर भावना होती थी। आपने कभी हॉकी खेली? हॉकी खेलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन हमेशा से मन में एक इच्छा थी कि किसी खेल कूद में हम अपना जो भागीदारी है वो निभा सकें, हिस्सा लें, क्योंकि खेल कूद जो होते हैं ना तरुण जी, वो हमें फिट एंड फाइन रखते हैं हमेशा के लिए। ये बात बहुत बेहतर कही इन्होंने। खेलो इंडिया भी इसीलिए है कि हम फिट भी रहें और एक अपने गोल्स को अचीव करने की जो एक ताकत होती है वो अंदर जागृत कर सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की जितना भी जिन चीज़ों को बढ़ाते बड़ी खूबसूरती से उस चीज़ को बुनते हैं, क्योंकि खेल जो है भारत को एक रखता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत तभी क्यों श्रेष्ठ है जब तक वो एक है, और एकता के लिए खेल से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है बंधु। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि फिट इंडिया हो या खेलो इंडिया मूवमेंट है, इससे भारत को एक रखने में और बेहतर भूमिका रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी खेल हो रहे हैं, गांव-गांव से टैलेंट निकल करके सामने आ रहा है और ये अपने आप में अप्रतिम और सुंदर विषय है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी तेजी से बढ़ावा दिया है इस समय खेलो इंडिया से। और जो बच्चे कभी किसी एक खेल विशेष में नहीं पहुंच पाते, वो दूसरे खेल का सहारा लेकर के वो आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि टैलेंट हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। और जब टैलेंट की बात है तो हम एक एजुकेशन को भी देखते हैं, वहाँ से आईटी के टैलेंट्स निकलते हैं और आप आईटी फील्ड से हैं, आपने साइंस की पढ़ाई की, आईटी की पढ़ाई की, बाहर भी आप विदेशों में भी पढ़े, तो जो पढ़ाई के बाद में ये किस तरीके से खेलों की तरफ बढ़ना, ये तो अगला स्टेप था आपका, पर जो एक संस्कृति को जोड़ना, आप चाइना में भी रहे, वहाँ से भी वहाँ की संस्कृति भी देखी, तो एक सहेजने वाली बात आती है ना सर, कि हम हमारे संस्कारों को भूले नहीं। इसके लिए आपने बहुत प्रयास किए। आपका चीन में अनुभव कैसा रहा? वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ महसूस किया, और हमारी संस्कृति की तुलना जब हम चीन की संस्कृति से करते हैं तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया वहाँ रहकर? तो देखिए ना, सबसे पुरानी विश्व की संस्कृति हमारी है जी, और वो कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां, चाहे चीन हो चाहे विविध देश हो, कई बार हमारे दुश्मन रहे, लेकिन हमें एक जो खास बात थी, जो सबसे बड़ी खास बात थी, वो कौन सी कुछ बात जो है, वो कुछ बात है हमारी संस्कृति। देखिए व्यास जी, जब बाढ़ आती है तो फिर मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी बह जाती है, और इसको रोकने के लिए लोग पेड़ उगाते हैं और पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी का क्षरण को रोकती हैं। ठीक इसी तरीके से राष्ट्र के क्षरण को रोकने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है संस्कृति। संस्कृति की जड़ें हमारे क्षरण को रोकती हैं और इसी वजह से हम लोग अभी भी रहे, वर्षों से थे, हैं और रहेंगे। उसका कारण भारत की संस्कृति है और ये संस्कृति, सनातन संस्कृति जो हमारी है, वो बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है इन चीज़ों में। इसलिए मुझे तो ये सबसे खूबसूरत बात लगी। अगर आप देखें हाल ही में आप राम मंदिर की बात करें, भगवान श्री राम जी का मंदिर स्थापित हुआ, लेकिन भगवान श्री राम को भारत ने अपने हृदय में स्थान दिया जी। मंदिर चला गया, बर्बर आक्रांता आए, उन्होंने बहुत सारी तोड़फोड़ की, सब चीजें की। भारत की संस्कृति को वो सोचते थे कि सभ्यताओं को नष्ट करने से संस्कृति नष्ट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। सभ्यता को संस्कृति को डैमेज नहीं कर सकती है। अगर आप
मन से हटा देंगे किसी चीज को, हृदय से हटा देंगे, तब संस्कृति डैमेज होती है। और वो भारत ने कभी हटने ही नहीं दिया, भगवान राम को हटने नहीं दिया। तो एक दिन वो भी आया जब सत्ताएं बदली, सरकारें बदली, स्थितियां अनुकूल हुई, और भारत के संविधान की ये ताकत देखिए, और कि वो आदेश भी आया जजेस का और सबका, सुप्रीम कोर्ट का, और उससे वो निर्माण हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, भारत ने कभी राम को भुलाया नहीं जी। तो ये संस्कृति का एक हिस्सा है। भारत की मिट्टी की खुशबू आती है जहाँ पर हर वो चीज़ों को भारत ने, कभी गंगा जी की बात हो, गंगा का महत्व बढ़ता ही चला गया, बल्कि इस कुंभ में आपने देखा कि किस तरीके से और संख्या बढ़ गई। पूरी दुनिया ये बात बताती है कि भारत के व्यक्ति, जन जन के हृदय में संस्कृति विद्यमान है जी। और संस्कृति संस्कारों का पल्लवन करती है। संस्कृति सबसे ऊपर है, सब संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में भारत है जी। मन और आत्मा में बसती है संस्कृति, बिल्कुल जी। और मन से नहीं निकल सकती। आप चाहे कुछ भी कर लें, वो सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, उधर चलें थोड़ा। आजकल तो बहुत दौर बदल गया। आपने एक ज़माना जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखा, कंप्यूटर जब आए, और उसके बाद से कितनी लैंग्वेजेस और सब चीज़ें चेंज होती चली गई। आज भी एक वो रहता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो पढ़ाई की उसके बाद में और पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि नई लैंग्वेजेस आ गई। आजकल कितने बदलाव हुए अनीशा, हम देखते हैं कि एआई आ गया, है ना? बिल्कुल। और एआई तो आजकल इतना प्रचलित है कि हर जगह हम उसका एक तरीके से जो एक इंटरवेंशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो आपकी राय में सर, क्या एआई का क्या भविष्य है? और आपने जो ये बदलाव देखा है कि शुरुआती दौर से लेकर आज एआई के दौर तक जो बदलाव आपने देखा है, तो आपका क्या अनुभव रहा इसमें? देखिए अनीशा जी, मैं मानता हूँ कि अगर जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है वो ये बात जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्म इंडिया की बात करते हैं, है ना, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जी। तो एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जरूर बढ़ते हैं, लेकिन ऊर्जा वही है, वही ताकत है। हमारे समय पर मोबाइल फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, और उस समय इंजीनियरिंग करना एक बड़ी बात थी। उस समय कंप्यूटर साइंस जैसी इंजीनियरिंग करना अपने आप में एक अद्भुत चीजें थी। उस समय लैंग्वेज कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल जैसी लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस थी। लेकिन बाद में आते आते आप देख सकते हैं कि जावा का आया। जब जावा आई तो सब लोगों ने कहा यार ये क्या, कौन सी लैंग्वेज है, ज्यादा सक्सेस होगी कि नहीं होगी। आप टेक्नोलॉजी के बारे में इंग्लिश में एक उक्ति है, टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द चेंज। बड़ी अच्छी बात है। तकनीक परिवर्तन का दूसरा नाम है, और परिवर्तन को स्वीकार करने की जिसके अंदर क्षमता है, वो लचीलापन, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वो लचीलापन जरूरी है। और तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारत भी एक ऐसा ही राष्ट्र है। और आप मैं तो चीन रहा हूं, तो मैंने देखा है कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पूरे विश्व में डंका बजता है। राइट। और सब लोग कहते हैं, वहां तो लोग ये पूछते हैं यार आपके यहाँ बच्चा होता होगा, छोटा सा बच्चा होता तो वो वहीं से विजकिट बन करके कंप्यूटर करता होगा, जबकि हमारे गांव में तो अभी कंप्यूटर पहुंच भी नहीं पाया कभी किसी जगह पर। उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारी विवेक और बुद्धि है, जिसका जो सॉफ्टवेयर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड तो ये जो चीज हमारे अंदर है, भाव, वो हमें एक ताकत देती है। और टेक्नोलॉजी चेंज का दूसरा नाम है, परिवर्तन होता चला जाता है। रात को हम सोते हैं, सुबह कई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन मूल भाव वही रहता है, यानी रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी वही रहती है, लॉजिक वही रहते हैं। तो नेचुरल बात यह है कि आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो। जब भी मैं टेक्नोलॉजी की क्लासेस वगैरह लिया करता था जी, तो सबसे पहले यहाँ अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी मैं जुड़ा रहा, कंप्यूटर साइंस की कमेटी थी COC, उससे भी जुड़ा रहा, तो सबसे पहले मैं ले जाता था प्रोफेसर्स और IT को कि आप जंगल में जाइए और वहाँ बैठिए और कुछ नई क्रिएटिविटी कीजिए। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। जी,
बदलाव एक तरीके से संसार का नियम है और जो बदलता है वही अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अडेप्ट कर पाता है। और सर, जब बात हम बदलाव की करते हैं तो बात हम युवाओं की करते हैं, क्योंकि युवा ही बदलाव लाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे, युवाओं के साथ जुड़े हुए रहे और देश के विकास के लिए कौशल विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपने बहुत योगदान दिया, बहुत महत्वपूर्ण आपने कुछ कदम उठाए, तो उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं एक अलग हट के बात कहना चाहूँगा। मैं किसी का को टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि नंबरों की होड़ जी और गवर्नमेंट जॉब ठीक है, पर उसकी बेहिसाब चाहत, इन दो ने हमें बहुत नुकसान किया। चाहत लिमिटेड होनी चाहिए और इस नंबरों की दौड़ में जब हम चले तो आपको याद है कि अर्जुन के कितने नंबर थे या कृष्ण जी के कितने नंबर आते थे जी, भगवान राम के, नकुल के कितने नंबर थे? तो नकुल का भाला चलाना याद है और अर्जुन का तीर चलाना याद है। कौशल हमेशा याद रहता है जी, और नंबर जो है पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। सो इसलिए नंबरों की दौड़ का कोई मायने नहीं रखता। विश्व के सफलतम लोगों में से अधिकांश लोगों के मार्क्स हो सकता है कम हो, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी थी। तो कौशल बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जी। क्यों? और कौशल की जो जननी है वो कौन है? मदर, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जब आप स्वयं का काम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो फिर आपको कौशल की आवश्यकता पड़ती है। कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ दो हाथ करने पड़ेंगे, मार्केट में जाना है, सेल्स करना है, तो सब चीजें सीखनी पड़ेगी। तो आदमी सीखने के लिए बाध्य होता है। तो इसीलिए ये हैंड इन हैंड चलती है एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भारत का मूल और आत्मा जो है वो कौशल है जी। ज्ञानम कर्म सुकौशलम। सो बेसिकली ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और तभी आप पूरी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का मतलब शिक्षा के साथ साथ कौशल और अनुभव, इसका मिश्रण है, तब पूरा ज्ञान बनता है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि कौशल विकास की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने देश भर में काम किया। मेरी डॉक्टरेट PhD भी IT और स्किल डेवलपमेंट में ही रही जी। तो जो स्किल्स जो हैं वो बहुत शार्प करते रहने चाहिए, अपने कहते हैं कि अपने आप को तराशते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और ये IT के सेक्टर में तो पता चलता ही है। जब हम खेलों की बात करते हैं, हम सॉफ्ट हॉकी की बात करते हैं, तो वहाँ भी जैसे कि जब हम ध्यानचंद जी की बात करते हैं, वो हॉकी के ऊपर ही अपनी बॉल को लेकर दौड़ पड़ते थे, कहा जाता था। तो अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग उनके स्किल्स हैं, कुछ ऐसी अलग से हटके चीज़ होती है जो कि उन्हें अलग बना देती है। सॉफ्ट हॉकी की थोड़ी और बात करते हैं। इसमें आजकल कितना जो एड ऑन और देश आ रहे हैं, जैसे आपने बताया था, तो यहाँ जो युवा है उनके अंदर कितनी इसकी तरफ ललक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गेम्स भी हैं जिनके पीछे कई गेम्स छिप जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण रहा इसको आगे बढ़ाने का जिम्मा जो मैंने लिया, उसका कारण भी यही रहा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान की मिट्टी में ही जन्मा है ये खेल। तो फिर यहाँ राजस्थान की खुशबू है इसमें, और फिर पूरे विश्व में, पूरे देश में फैला। और नए नए जो नियम, कभी भी जो नया चीज़ है, चेंज इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। परिवर्तन जो है वो अपने आप में अद्भुत होता है, और अगर सकारात्मक है तो क्या बात है। तो ये सकारात्मक परिवर्तन है खेलों के अंदर, और ऐसे बहुत सारे, एक यही नहीं, बहुत सारे नए नए खेल आ रहे हैं और विश्व ने उसे अडॉप्ट किया है। उसका सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा कारण सॉफ्ट हॉकी के अंदर जो सबसे बड़ा कारण फेमस होने का था, लोगों को, युवाओं ने अडॉप्ट करने का था, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग आसानी से उस तक पहुंच सके। और छोटे से छोटे गार्डन, छोटे फील्ड होना पॉसिबल है। टर्फ में भी खेला जा सकता है, वुडन फ्लोर में भी खेला जा सकता है, सीमेंटेड में भी खेला जा सकता है, मिट्टी के कड़े फर्शों में भी खेला जा सकता है। सो इसमें एक लचीलापन है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया। हॉकी वही है, छोटे छोटे पासेस का तरीका वही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ लिमिटेशंस हैं, या फिर हमें लगता है कुछ मनोरंजक और बनाना चाहिए खेल को, ऐसा उसमें सम्मिश्रण किया, जिससे कि युवाओं ने इसको अडॉप्ट किया। धीरे 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 धीरे
आने वाले समय में युवा इसको अपने करियर के रूप में भी बनाएंगे। और जैसा भारत का एक पूरा तरीका रहा है कि नए खेलों को मान्यता भी देती है, और मेरे को उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी प्रकृति की सभी प्रकार की मान्यताओं जिसकी आवश्यकता कभी कभी डिफरेंट चीज़ों का एसोसिएट होने के लिए चाहिए होती है, वो सब भी मिलती रहती है। लेकिन खेल जो है वो सबसे ज्यादा होता है हृदय से स्वीकार करने वाला। युवाओं ने इसे स्वीकार किया। लड़कियों की टीम हमारी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। पिछली बारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भूटान बहुत अच्छा खेला था, और आने वाले समय में श्रीलंका जो है, भारत श्रीलंका की सीरीज है, तो बहुत आनंद आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल गया है, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्राथमिकता है कि गांव तक पहुंचे। उसे कहते हैं ना अंत्योदय, यानी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना है, वो काम है। इसके लिए हर घर हॉकी अभियान हम चला रहे हैं। क्या बात है। यानी हर हाथ में हॉकी हो, और 1 लाख अभी शुरुआत में हॉकियों के वितरण, निशुल्क वितरण का हम लोगों ने एक जिम्मा लिया है, बड़ा गुरुतर दायित्व लिया है। देखते उसको जहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे मोबाइल फोन से निकल करके, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल करके रियल वर्ल्ड में आ सके। यही खेलो इंडिया और फिट इंडिया का हेतु और हासिल भी है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। आपने सर सॉफ्ट हॉकी में एक मिश्रण का जिक्र किया, तो हमारे दर्शकों को आप ज़रा बताएं कि किस तरीके से ये फील्ड हॉकी और एक सॉफ्ट हॉकी का बहुत बेहतरीन मिश्रण है और लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो ये किस तरीके का मिश्रण है? मैंने पहले बताया था कि बेसिकली कभी कभी बच्चियां कहती थी सर चोट लग जाएगी, कहीं दाग आ जाएगा तो आगे दिक्कत है। ये चोट की परवाह आजकल लड़कियां करती नहीं है, क्योंकि ये भारत है, नया भारत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किए, रबड़ की बॉल कर दी। तो वो रबड़ की बॉल है जो ज्यादा उछलती भी नहीं है और नीचे तक रहती है, और हॉकी को उठाएंगे, बड़े शॉट लगाएंगे तो उठाना पड़ेगा, उससे भी चोट लग सकती है। लेकिन कमर से ऊपर बॉल अगर जाएगी तो फाउल हो जाएगा, तो इसलिए हॉकी का उठाना भी बंद हो गया। बस नीचे ही रखना है, ग्राउंडेड रखना है, छोटे छोटे पासेस देना है और गोल तक पहुंचा देना है। ये एक बड़ा परिवर्तन रहा। छोटे ग्राउंड, यहाँ पे हम कई बार स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको लगता है सर हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड तो है नहीं, 80 बाई 40 मीटर का ग्राउंड हमारे पास है नहीं, खेलना तो हम चाहते हैं। तो हाँ, छोटा सा मैदान जरूर है, 40 बाई 20 मीटर का मैदान है, तो चलिए ठीक है वहीं खेलते हैं। तो ये इनके लिए अडेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से आई है, और ये एक टैलेंट ऑलरेडी था ही, बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। कोचेस, हम लोगों ने कोच लिए, जो हमारे जो कोच हैं वो कभी फील्ड हॉकी खेला करते थे उस लेवल पर, आज वो सॉफ्ट हॉकी की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे पास बड़ा टैलेंट पूल ऑलरेडी है देश के अंदर, बस हमने तो केवल उसको उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, और वो तेजी से इसे अडॉप्ट कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। और इन चीज़ों को मोटिवेशन देने के लिए फिल्में भी बनती है, चक दे इंडिया जैसी फिल्म जो हॉकी पर बनी, लड़कियां हॉकी खेलती नजर आई। और अब जब बात करते हैं खेलों के साथ साथ हम अलग अलग जो आपकी रचनात्मकता की, कि जहाँ जिस फील्ड में आप गए कुछ नया रचा, पर एक मुलाकात आपके जीवन में ऐसी है जो कि यादगार है, और वो मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में। तब से काफ़ी बदलाव शुरू हुए, तो वो मुलाकात कैसी थी, क्या वो क्षण था, आज बताइए दर्शकों। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। ऐसे 50 बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इस प्रकार का है। तो दामन क्या कहते हैं, हाथ गुरु का हाथ में आया था एक पल, दिन रात उसी पल को तरसती हैं उंगलियां। तो मुझे लगता है कि उनका जो विराट व्यक्तित्व है, जब आप मिलेंगे, मिलने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को मिलता है, तो मिलेंगे तो आपको पता चलेगा इतना विराट व्यक्तित्व है। और गुजरात में जब वो तात्कालिक मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, 2013 की बात है, और उस समय उनसे मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस गर्म जोशी से उन्होंने स्वागत किया, एक साधारण से एक व्यक्ति को जो कि समाज के क्षेत्र में काम कर रहा है। हम लोग समूह में गए थे, हमारे साथ बहुत सारे और भी अन्य कार्यकर्ता भी, सामाजिक लोग सब थे साथ में, और उनका स्वागत उन्होंने किया, वहीं से दिल जीत लिया उन्होंने। लेकिन बातचीत जो हुई वो इनोवेशन पे हुई, क्रिएटिविटी पे हुई, और ये एक अपने खूबसूरत बात है। किसी आप राजनेता से मिल रहे हो और क्रिएटिविटी इनोवेशन पे बात हो रही है, ये अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने
अहमदाबाद में नहरें लेकर के आए, पानी की समस्या दूर की, और किस तरीके से उस पानी का बाद में इवेपोरेशन होने लग गया, तो उसको कवर किया उसको, और वाटर कवर करने के बाद उसके जो कवर करने के बाद ऊपर के जो पैनल्स हैं उस पे सोलर पैनल्स लगा दिए, सो दैट इनोवेशन पे इनोवेशन लगातार, और उस सोलर पैनल से किस तरीके से पानी ऊपर खींचा गया और वो ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा बनाया गया। अपने आप में इस तरह की चर्चाएं हुई जो मेरा जो है चिर स्थायी रहेगी इस जीवन के अंदर, और वहीं से प्रेरणा ये लगी, दिमाग में आया कि किस तरीके से समाज में और स्किल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी का काम किया जाए। क्योंकि मैं उससे पहले ड्रोन हम लोगों ने बनवाए थे बच्चों से, इतने बड़े बड़े ड्रोन 2.5 किलो, 2012-13 के अंदर ड्रोन जो है अपने आप में बहुत सामान्य चीज़ नहीं हुआ करती थी। उस समय 2.5 किलोमीटर तक की रेंज के गांव के बच्चों ने ड्रोन बनाए थे। ऐसा हमने इनोवेशन का एक सेंटर, राजस्थान इनोवेशन की तरह के रूप में राजस्थान इनोवेट करेगा, और एक ऐसा अभियान जिसमें कि हु विल बिकम नेक्स्ट इनोवेटर, कौन बनेगा, कौन करेगा इनोवेशन। इनोवेशन जब होड़ में आ जाए तो वो श्रेष्ठता बनती है। तो वो की कोशिश की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे बहुत सराहा, और इस अपने द्वारा किए गए जो भी इनोवेशन है वो मुझे बताए। तो ये एक चर्चा बहुत 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 जीवन बदलने वाली चर्चा रही, और उससे प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ा। जी, और आपके साथ और चर्चा अभी जारी रहेगी। साथ ही अब क्यों ना हम बात कर लें आज की खास बात। बिल्कुल, जरूर। तो चलिए आज की खास बात क्या है जान लेते हैं। जी, आज की खास बात 24 जून को ही वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जून से जुड़ा इतिहास है। जी हाँ। भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर सिमटी। यह टेस्ट में भारत का न्यूनतम स्कोर है, और वह टेस्ट मैच पारी और 285 रन से हारा। आज के दिन की बातें हैं जो कि 24 जून से जुड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति में महिलाओं का दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देना और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी गई थी। महिलाओं ने वर्षों से वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी उन्हें कूटनीति उच्च स्तरों पर अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक, विद्वान और गुरु थे। उनका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात में खंबात में हुआ था। वे किराना घराने में संबंधित थे और अपने गहरे स्वर, भावपूर्ण गायन और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने संगीत को आत्मा की अभिव्यक्ति माना और मंच पर प्रस्तुति को साधना का रूप दिया। ओमकारनाथ ठाकुर ने विदेशों में भी भारतीय संगीत का प्रचार किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की स्थापना में योगदान दिया। उन्हें संगीत मार्तंड की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। उनका निधन 29 दिसंबर को हुआ। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, लेखक और संशोधक थे। उनका जन्म 24 जून 1863 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने मराठा साम्राज्य के इतिहास पर गहन शोध किया और ऐतिहासिक दस्तावेजों को एकत्रित कर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। रजवाड़े जी ने इतिहास लेखन और वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और मराठी में इतिहास की समझ को जनमानस तक पहुंचाया। उन्होंने इतिहास संशोधन मंडल की स्थापना की और हजारों पत्र व दस्तावेज संग्रहित किए। उनका कार्य मराठी इतिहास लेखन की नींव माना जाता है। 31 दिसंबर 1926 को उनका निधन हुआ। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक, विद्वान और गुरु थे। उनका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के खंबात में हुआ था। वे किराना घराना से संबंधित थे और अपने गहरे स्वर, भावपूर्ण गायन और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध थे। दामोदर हरि चापेकर एक वीर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 24 जून को पुणे में हुआ था। वे चापेकर बंधुओं से सबसे बड़े थे और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बने। 1869 को उनका जन्म हुआ था। जी, वे चापेकर बंधुओं में प्रसिद्ध थे।
1897 में पुणे में प्लेग के दौरान जनता पर हो रहे ब्रिटिश अत्याचारों के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर रड की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ की गई पहली सशस्त्र क्रांति मानी जाती है। 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दी गई थी। उनका बलिदान देशभक्तों के लिए प्रेरणा बना। अल्बेलो राजस्थान, जी हाँ, यहाँ ये बात जब 1974 की चल रही थी, जो क्रिकेट की थी, तो 1974 था, लेकिन आज भी भारत और इंग्लैंड का मैच है, देखें क्या होता है। तो ये बातें जो चल रही, और मैं ये मानता हूँ कि अब तो हर जगह भारत का डंका है, तो भारत ही इस मैच को जीतेगा। बिल्कुल सर, हम बात इनोवेशन की कर रहे थे, तो खेलों में इनोवेशन आपने देखा है, आपने किया भी है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपने इस क्षेत्र में दिया है। इसके अलावा आप अगर इनोवेशन की बात करते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक इनोवेशन है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर आज एआई तक इनोवेशन ही हुए हैं। सॉफ्ट हॉकी की हम बात करें तो फील्ड हॉकी से अलग हटकर एक इनोवेशन हुआ है हॉकी के क्षेत्र में और सॉफ्ट हॉकी आया है। इसके अलावा सर और क्या इनोवेशन है जो आप देखते हैं अपने आसपास और आपने उसमें भूमिका निभाई है? किसी भी कार्य को सामान्य रूप से करने में मज़ा नहीं जी। उस कार्य में अगर नतीजे बेहतर आ सकते हैं और आप कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं तो कीजिए ना जी। सार्थक चीज़ें के लिए नया प्रयोग होना चाहिए। मैंने महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, फिर बीटेक किया ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तात्कालिक यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस से, फिर एमटेक किया इलाहाबाद की एक विश्वविद्यालय से, और फिर पीएचडी किया राजस्थान के एक विश्वविद्यालय से। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन आपका इनोवेशन जो है वो हमेशा रहता है। कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। बचपन से कंप्यूटर के साथ साथ रोबोट्स बनाना, नए नए मॉडल, जो विज्ञान मॉडल प्रदर्शनियाँ होती हैं, उसके साथ साथ चित्रकारी में हाथ आजमाया, चित्रकारी में कई प्रतियोगिताएं जीती। अब चित्रकला और टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन इनोवेशन वही है, नया कुछ करना उस जगह पर। और फिर शिक्षा से 36 हटाओ, इस तरह से कई अभियान की। 36 का आंकड़ा है शिक्षा में। एजुकेशन जो चाहिए वो दे नहीं पा रही इंडस्ट्री को, और जो इंडस्ट्री मांग रही है वो एजुकेशन पढ़ा नहीं पा रही। तो वो सब चीज़ें हटें, ये सब कार्य शुरुआत से की। कल्पना चावला के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, सो दैट बच्चे कल्पना चावला से मोटिवेट हो करके और टेक्निकल फील्ड को अपना सके। इस तरह से कई सारे प्रयास। बच्चों से पूछा कि आपको किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, एजुकेशनलिस्ट से पूछा कैसे आप करिकुलम बनाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा कि भाई आपको किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये तीन जो ट्राइंगल है, इनको बनाने वाले वो हैं करिकुलम, और अडॉप्ट करने वाले ये लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इनके बीच में जो बच्चा है वो कहीं फंसे ना, इसके चलते रोजगारोन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने में बहुत आगे रही है, इसीलिए वो दौड़ में हमेशा और आज भी आगे है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जरूरी है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड हो, कलाकार आज उसका सहयोग भी लेते हैं। लेकिन जो भाव है वो भाव एआई नहीं दे सकता, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। वो तो आपके अंदर स्वयं आता है, ह्यूमन थिंग है वो, और ह्यूमन थिंग है। और इसमें एक बड़ी भूमिका अदा करता है राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत। जी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। भरा नहीं है वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप अगर भावुक हैं, आप इमोशनल हैं, तो आपकी कमजोरी नहीं है जी। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो आपको एआई से अलग करती है, टेक्नोलॉजी से अलग करती है। तो दोनों साथ चले। टेक्नोलॉजी आपको पावर देने के लिए होती है, और कुछ नया और बेहतर कैसे कर सकता हूं मैं, ये सोचने का भाव होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने जब अनुशंसा करके देश की एक बड़ी ऑयल कंपनी में मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में दिया था, तो उसके साथ में वहाँ भी कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास मैंने किया जी। और उत्तराखंड के जो जंगल हैं, उन जंगलों में आग हर बार लगती है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार आग लगती है तो कुछ ज्वलनशील चीज है। देखिए आपके आसपास है सब चीजें, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए। युवाओं को भी यही संदेश है कि उनको नोट कीजिए और फिर देखिए कि और मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ।
तो वहाँ उस घास को कहते हैं, वो पिरूल कहते हैं वहाँ पे, और वो चीड़ के पत्तों से गिरने वाली पत्तियां हैं चीड़ के जंगलों में। तो उन पत्तियों को इकट्ठा करके लाया, वैज्ञानिकों के साथ बैठा, और पता चला बहुत बड़ी बात कि उसके अंदर CBG कंप्रेस बायोगैस है, और वो भी 6 से 8% की मात्रा है। सो उत्तराखंड नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप वेस्ट से, जो जंगलों में आग लगाती है, पर्यावरण को नुकसान करती है, उस वेस्ट से आप एक सोने के रूप में चीज बना पाते हो। दैट इज CBG कंप्रेस बायोगैस। CNG और CBG का रोल आपको पता है, सबको पता है। तो ये एक प्रयोग हुआ और एक निष्कर्ष निकला, और आप एक बड़े एक आविष्कार तक पहुंच सके। तो ये सब संभव होता है कि आप मुझे जो अपना काम करना है उसके साथ साथ कुछ नए प्रयोग करने। इसमें नया प्रयोग जो है एक प्लास्टिक को लेकर भी था, जो कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था। प्लास्टिक मुक्त भारत हम कहते हैं, लेकिन प्लास्टिक से आपने जैकेट्स तक निर्माण नहीं, मैंने नहीं, ये तो देश की एक बड़ी ऑयल कंपनी है और उनके वैज्ञानिकों ने ये काम किया। मेरा सौभाग्य ये था कि ये समय, ये कार्यकाल में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहा। ये मेरा सौभाग्य था, और कि उस समय ये काम हुआ। प्लास्टिक की 29 बोतलों को क्रश करके देश के जवानों के लिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई, और साथ साथ में पेट्रोल पंप के कर्मचारी और अलग अलग कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म बनाई गई। 29 बोतल को आप खत्म करते हो और एक पूरी यूनिफॉर्म बनाते हो, तो 2 काम होते हैं। एक नई चीज क्रिएटिविटी होती है और एक वेस्ट को आप कम करते हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्लास्टिक मुक्त भारत का एक सपना भी है। और प्रधानमंत्री जी को वो जब कंपनी जा करके भेंट करती है मंच पे, उसके चेयरमैन जा करके देते हैं, मैं साक्षी रहा उन पलों का, मैंने देखा। और वो उन्होंने इसको स्वीकार, न केवल स्वीकार किया बल्कि 2 ही दिन बाद संसद में उसको पहन करके गए। क्या बात है। बजट अभिभाषण भी थे और बड़े काम थे। उस समय पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए इनोवेशन कर रहा है और उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये संदेश ही था कि कुनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए। हाँ, वो भी मेरा सौभाग्य था कि उस समय भी कार्यकाल में मैं था, और उस समय मैंने वो पलों को हम लोगों ने सबने टीवी में देखा। लेकिन उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला। नामीबिया से चीते आए और उन चीतों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ छोड़ा। उसका मकसद है, ये भी हो सकता था कॉन्टिनेंट में, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से जब शिफ्टिंग होती है तो प्रजातियां नष्ट होने लग जाती हैं, उनका जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है, रिस्क था। लेकिन रिनोवेशन में हमेशा रिस्क होता है, और उसको अडॉप्ट करा साहसिक। और देखिए वो चीतों की संख्या बढ़ गई, 13-14 चीते और पैदा हो गए उनके साथ में। तो फिर नेचुरल बात यह है कि एक अपने आप में बड़ा इनोवेशन था। पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक्सटिंक्ट एनिमल को हम लोग जीवित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये साहस भारत ने दिखाया जी। तो ये संदेश की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर कामों में संदेश होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है। और इनोवेशन सबसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप संदेश देना चाहते हैं, नया कीजिए। और भारत के अंदर नया करने की प्रतिभा शुरू से रही है जी। हमारे वैज्ञानिकों की पूरी सूची है, उन्होंने हमेशा चौंकाया है विश्व को नया करके। और ये भी देखा जाता है कि जब हम पुराने वीडियोस देखते हैं, राजस्थान के ही देखते हैं ना, तो वहाँ पर पगड़ी पहने हुए राजस्थानी, बेल्ट पकड़े हुए, बेल्ट से बंधा हुआ चीता, ये पुराने वीडियोस में देखने को मिलता है। तो कितने जो वन्य जीव थे वो उस वक्त हुआ करते थे। आज जैसे उनका संरक्षण करने के लिए जैसे लाकर, कितना वो एक जलवायु भी बदलती है, कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि भारत की धरती है ही ऐसी, यहाँ समृद्धि है, यहाँ विकास है, संरक्षण है, यहाँ सबको संरक्षण मिला है, उसको भी संरक्षण मिला। मिला। तो एक बहुत बड़ा संदेश था विश्व को। G20 से ठीक पहले, याद रखिए, उसके बाद भारत की धमक G20 में दिखी। तो एक संदेश का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक संदेश विचारों का भी होता है ना? बिल्कुल। और विचार जो होते हैं, राष्ट्र प्रथम जी, स्वयं सेवक बनना जी, ये जीवन में भी एक आपके आया। और अब तो दशहरे पर 100 वर्ष होंगे, है ना, स्वयं सेवक संघ के। थोड़ा इसकी भी बात करते हैं, कैसी एक इंसान में, क्या एक व्यक्तित्व में ये निखार लाता है, या निखार होना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए कि देश के लिए हम क्या करें। देखिए, मैं सब कुछ जो कुछ भी हूँ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन। वो कुछ नहीं करता, लेकिन स्वयं से वो कुछ नहीं छोड़ता।
कोई भी फील्ड नहीं जी। था। वो केवल संस्कार देता है, वो व्यक्ति के अंदर भावनाएं देता है। तो वन स्वयंसेवक इज ऑलवेज स्वयंसेवक। तो बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा, शाखाएं लगाता था शुरुआती दौर पर, और वहां से बढ़ते बढ़ते भारत की संस्कृति का समन्वय करने का एक संगठन था, उसको भी नेतृत्व देने का मौका मिला पूरे देश में। 13 वर्ष तक दायित्व रहा। मुझे ये लगता है कि इतनी खूबसूरत एक संगठन ऐसे ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट संगठन बना, क्योंकि लोगों ने स्वीकार किया। जी। सरकारें आती हैं और जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन जो स्वयंसेवक का भाव है कि मुझे देश को कुछ देना है, वो एक भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भाव बताऊं मैं आपको, खुला है, ओपन है, कैंडिड है, और उसे कहते हैं राष्ट्रीयता का भाव। जी। राष्ट्रवाद से प्रारंभ, राष्ट्रीयता में अंत। सो अल्टीमेटली राष्ट्रीयता जो है जिसमें सबके लिए स्वागत है, सबका साथ हो, सब विकास हो, सबका विश्वास हो, सब लोग आगे बढ़े, ये भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देता है। हम सबका एक सौभाग्य है कि हम सब इससे कहीं ना कहीं जुड़ करके देखें, तो बहुत बड़ी चीज है। जब मैं बचपन की बात करूं तो मैं जब जाता था, जैसे आपने शाखा की बात की, तो एक मजबूती आई। हम शेर बकरी भी खेलते थे, और बचपन के दिन बड़े याद आते हैं वो शाखा वाले। और आज भी एक मन में ये भावना रहती है कि देश के लिए कुछ। देखिए, मैं एक बताना चाहूँगा, बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक हैं, और उनकी बैठक में हम बैठे थे, तो पूछा गया कि भाई ठीक है, ये बताइए कि चोट लगती है? बोले हाँ। खून निकलता है? बोले हाँ निकलता है। तो खून जब निकलता है तो क्या होता है? एक छोटी सी पपड़ी जम जाती है घाव के ऊपर, और खून बहना रुक जाता है। थोड़े दिन बाद वो पपड़ी झड़ जाती है और घाव पूरा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से स्वयंसेवक का कार्य है कि वो जाए जहां भी भारत माता के शरीर पे घाव हैं, उन घावों पे ब्लीडिंग को रोके, और जब वो हो जाए पूरा कार्य, तो फिर झड़ जाए, स्वयं गायब हो जाए। केवल मैं बना रहा हूं और इसलिए संगठन चलता रहे, और मैं संगठन में किसी न किसी पोजीशन के अंदर रहूं, या फिर सत्ता में रहूं, या इस जगह पर रहूं, इसकी परवाह स्वयंसेवक नहीं करता। जी। क्योंकि मुझे घाव भर गया, काम खत्म हो गया, मेरा काम खत्म, मैं चल दिया। संघ के प्रचारक भी एक काम खत्म होता है, झोला उठाते चल देते दूसरी जगह, एक देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत। बहुत खूबसूरत बात है। जी। इसलिए ये खूबसूरती विश्व में फैली, और हम सबका सौभाग्य कि हमने इस संगठन को 2025 से, ये 1925 में इस संगठन को बनते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा, उनका सौभाग्य, और हम इस संगठन को देख करके उसमें काम करने का हमें मौका मिला, सानिध्य। फिर अपने अपने फील्ड में निकल जाइए। स्वयंसेवक कहीं भी अलग फील्ड में जाएगा, कुछ नया करेगा, देश के लिए करेगा। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये भाव होना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है। और सभी राष्ट्र के सब व्यक्तियों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के हो, सबके लिए एक बड़ी खूबसूरत संदेश है, इदम राष्ट्राय इदम न मम। जी। और विजयदशमी पे सर 2025 में इस स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो हम सभी की ओर से सभी स्वयंसेवकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम जब अपनी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं विचारों को बदलने की, और जब विचार बदलते हैं तभी हम अपनी संस्कृति को एक तरीके से संजो कर रख सकते हैं। एक बार फिर से सर हम सॉफ्ट हॉकी की ओर चलते हैं। आपने बताया कि बहुत सारे जो देश हैं वो अभी उसके सदस्य हैं। आगे क्या भविष्य में और देशों को जोड़ने का कोई प्रयास किया जा रहा है सॉफ्ट हॉकी में, कि और भी देश इसमें जुड़े? 18 देशों का आपने जिक्र किया कि 18 देश अभी इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या और देश भी इससे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अभी तक क्या है कि डोमिनेंट जो रही है वो पश्चिमी देश डोमिनेट करते थे। जी। हमने शुरुआती दौर में पश्चिमी देशों को शामिल नहीं किया था, लेकिन अब अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, सो दैट इसका दायरा बढ़े। और अभी 5 दिन पहले ही मेरे यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हम जो नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उनसे बातचीत हुई, और वो पूरी तरीके से उसको अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में फैलाने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं, वार्ताएं चल रही है, बातचीत चल रही है, संगठन का निर्माण हो रहा है, और जल्दी ये अन्य देशों में भी फैलेगा।
जी, और हमें भी बड़ी खुशी होगी जैसे कि अलग अलग गेम्स को हम देखते हैं आजकल, बहुत छोटे रूप आ गए उनके, चाहे कबड्डी की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें, और भी खेल इसमें जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक बात उधर लेकर चलता हूँ। आजकल दौर जो है पूरी दुनिया में ड्रोन्स का कहा जाता है जी। बहुत हम देखने में आ रहा है ड्रोन्स 2012 जो आपने ड्रोन्स की बात की, युवाओं ने ड्रोन बनाए, वो इनोवेशन कैसे, क्या क्या थॉट था, उस बारे में भी बात करें। उससे पहले भी लोग ड्रोन बना रहे थे, भारत में बहुत पहले से ड्रोन बनने शुरू हुए थे, और भारत की संस्कृति तो शुरू से ये बताती थी। जब आप बात करते हैं तो पुष्पक विमान का भी जिक्र हुआ हमारे इसमें, तो ये तो बहुत पुराना है, सनातन संस्कृति में रहा। लेकिन हाल ही के दौर में जब 2012 की बात है, उस समय बहुत सारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं हो पाते थे। उसका कारण है महंगे इक्विपमेंट मिलते थे, और वो उनको असेंबल करना, बनाना, उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों के ड्रोन आते थे, बने बनाए आते थे, खुद बनाना ड्रोन को। और क्योंकि हमारे बच्चे क्रिएटिव हैं ही हिंदुस्तान के, सो उस क्रिएटिविटी का उपयोग करके नए नए एक प्रयोग किया कि ड्रोन उड़ाया, ड्रोन बनाया। इस कोई बिल्डिंग के पीछे अगर कोई टेररिस्ट है या कोई एंटी सोशल व्यक्ति है जिसको कि आइडेंटिफाई करना है पुलिस को, बिल्डिंग को देख नहीं पा रहे, उसके पीछे है, तो ड्रोन गया 2.5 किलोमीटर रेंज पर, बड़ी ऊंचाई पर जहां वो दिखता नहीं है, उसके कैमरे को अगर आप हाई डेफिनेशन कैमरे आपने लिया है, बिल्डिंग के पीछे के दृश्य हैं, उन दृश्यों को हमने एक स्क्रीन बना करके चश्मे पे लगाया, और फिर उस स्क्रीन के ऊपर उन दृश्यों को भेजा। सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, तो बिल्डिंग के पीछे कौन खड़ा हुआ है ये सामने साफ साफ दिखने लग गया। इसलिए हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो गई बिल्डिंग, सी थ्रू हो गई बिल्डिंग, आप देख सकते हो आसानी के साथ और अपना एक्शन ले सकते हो। इस तरह के एड जो हैं वो ड्रोन दे रहे हैं। वो समय था, और अब तो जो वारफेयर है, मॉडर्न वारफेयर है, उसमें भारत की ड्रोन प्रतिभा का जलवा पूरे विश्व ने देखा है हाल ही के समय ऑपरेशन सिंदूर में। जी। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, पहले ही उन्होंने ड्रोन पॉलिसी बनाई कि भारत के अंदर जो है वो ड्रोन जो है इंपोर्ट नहीं होंगे, हम एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, भारत में बनेंगे। सोचिए, ये पहले की बात है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में आपने जलवा देखा, स्वदेशी हथियारों का जलवा देखा, और क्या नहीं कर सकता 140 करोड़ का ये भारत, ये बताया गया, विश्व को बताया गया। तो ड्रोन एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कई स्कूलों को देखा है जिन स्कूल के अंदर अब बच्चों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बेंगलोर से लेकर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब तो पिज्जा की डिलीवरी ड्रोन से हो रही है, केवल हथियारों में ही नहीं, और उनको टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव कामों के अंदर, बिजनेस के अंदर उसका इस्तेमाल हो रहा है। रक्तदान, अभी एक परिसंघ ने घोषणा की कि रक्त को पहुंचा देगा वो ड्रोन के माध्यम से जल्दी लोगों। कितनी सुंदर बात है। ट्रैफिक में अगर रक्त रुक गया, व्यक्ति की जान जो है वो महत्वपूर्ण है, ड्रोन जाएगा, टक से डिलीवरी कर देगा रक्त के चीजों। क्योंकि उसमें मैप है, उसमें मैप है, जीपीएस है, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके के लैंड कर जाएगा। तो रिमोट एरिया में बाढ़ है, भूकंप है, उस स्थिति के अंदर आपको दवाइयों का पहुंचाने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है इस जगह भारत के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत वास्ट फील्ड है। और ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट डीजीसीए देने लगा है। कोई भी व्यक्ति ड्रोन पायलट के लिए आवेदन कर सकता है, ड्रोन सीख सकता है और पायलट बन सकता है। छोटे से कोर्स के अंदर वो ड्रोन पायलट भी बन सकता है। तो अपने आप में एक नई विधा है। आने वाले समय में जैसे मोबाइल क्रांति आई थी, उस तरह से भारत में ड्रोन क्रांति आ रही है। अब यहाँ इन बातों का बहुत सिलसिला चला, हमने बहुत कुछ जाना सर आपसे। एक संदेश जो आप संपूर्ण भारत को, विश्व को देना चाहें आज अलबेला राजस्थान के माध्यम से, वो क्या होगा? देखिए, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जा रहे हैं, आपको इंग्लिश में एक कहावत याद रखनी चाहिए, टू फाइंड द न्यू ओशन यू मस्ट हैव द करेज टू लीव द शोर। यानी नए समुद्रों की प्राप्ति के लिए किनारा तो छोड़ना ही पड़ेगा। किनारे पे खड़े खड़े ही अपेक्षा मत कीजिए, जाइए, तीर पर मत रुकिए, लहरों में आपका निमंत्रण है। भारत से कोई या चिढ़ो
या उसका समर्थन करो, भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर तो तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। जी, और ये आज आप निमंत्रित रहे, आप यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा। जी निशा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कहा भी जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती, और संस्कृति को संभाल कर रखने वाले कभी नहीं हारते। जी। और हमारे राजस्थान की संस्कृति है, यहाँ के लोकगीत हैं, उनके माध्यम से हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया पावना है, हम उनका स्वागत करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये कहें कि आप यहाँ पर आए, डॉक्टर आशुतोष पंत, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई। और अब अनीशा जी चलते हैं और सुनते हैं राजस्थानी लोकगीत। बिल्कुल। और उससे पहले क्यों ना एक बार कह दें कि जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। अलबेलो राजस्थान।